हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि सिस्टमैटिक अप्रोच जहाँ पे हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को फिनांस करते हैं अलग अलग सोर्सेज से। मतलब इक्विटी हो गया, डेब्ट हो गया, रिटेन्ड अर्निंग हो गई, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। तो बेसिकली अलग अलग सोर्सेज से हम क्या करते हैं, उसको फाइनेंस करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है हम किन किन सोर्सेज को इकट्ठा करके किस किस प्रोपोर्शन में रख के टोटल कैपिटल अपनी फ्रेम कर रहे हैं। तो दैट्स वाई ये क्या है, एक सिस्टमैटिकल अप्रोच है फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे है, ये सब चीज़ें हमने प्रायर वीडियो में बहुत अच्छे से देखी हुई है। सो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर ये होता है। अब ये थ्योरीज़ क्या चीज़ें हैं, ये थ्योरीज़ हमें ये बताएंगी कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर जो आप डिसाइड करने वाले हो कि इक्विटी के प्रोपोर्शन को बढ़ा दो, डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ा दो, या किसको कम रखो, किसके प्रोपोर्शन को ज़्यादा रखो, ये जो हम डिसाइड करके अपना कैपिटल फ्रेम करने वाले हैं, क्या इसका इम्पैक्ट आपकी फर्म की वैल्यू पे पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म? क्या इसका इम्पैक्ट आपकी फर्म की वैल्यू पे पड़ता है या फिर क्या इसका इम्पैक्ट आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पड़ता है? अलग अलग का तो अलग अलग कॉस्ट होगा भाई। डेब्ट का प्रोपोर्शन तो डेब्ट की कितनी कॉस्टिंग आई, इक्विटी का प्रोपोर्शन तो इक्विटी की कितनी कॉस्टिंग आई। तो सबके अलग अलग कॉस्ट हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं और सबका प्रोपोर्शन फिक्स करके टोटल कैपिटल बनाते हैं। तो क्या ये जो कैपिटल हमने अलग अलग सेट कर रही है, इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है? बेसिकली ये थ्योरीज आपको यही एक्सप्लेन करने वाली हैं, राइट। तो 4 थ्योरीज जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या? एक नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच और लास्ट ट्रेडिशनल अप्रोच। ये 4 थ्योरीज दी गई हैं। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, राइट। और इन थ्योरीज को समझने के लिए आपको 2-3 पॉइंट्स हैं जो दिमाग में लेके चलना होगा, तो ये सारी थ्योरीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पे थ्योरीज कैसी हैं, एक रिलेवेंट थ्योरी होगी और एक इररिलेवेंट थ्योरी होगी। जस्ट लाइक आपका डिविडेंड पॉलिसीज़ में होता था, तो सेम वैसे यहाँ पे है रिलेवेंट और इररिलेवेंट थ्योरी। तो यहाँ पे रिलेवेंट और इररिलेवेंट किस बेसिस पे कहा गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द फर्म की वैल्यू और कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो रिलेवेंट कहता है कि दोनों के बीच में रिलेशन है और दोनों इफेक्ट करती हैं, और इररिलेवेंट कहेगा कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो और वो फर्म की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता है। जैसा कि आपने डिविडेंड में देखा था, एक कहता है कि डिविडेंड आप जो डिसाइड करने वाले हो और फर्म की वैल्यू में रिलेशन है, और एक कहता है नहीं रिलेशन। सेम ऐसे ही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है, क्योंकि यहाँ भी आप बात वही करने वाले हो कि हम जो स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं वो फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखना है, उसी से सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। पहली चीज़ क्या, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने जिन जिन भी चीज़ों को मिला के अपनी कैपिटल तैयार की है, टोटल कैपिटल की कॉस्टिंग, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटर्न अर्निंग सबको मिला के, डिवेंचर सबको मिला के मैंने अपनी कैपिटल तैयार की। अब इन टोटल का कॉस्ट कितना पड़ा, अलग अलग की कॉस्ट नहीं, टोटल की कॉस्ट कितनी पड़ी, तो वो हो गया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमने क्या क्या डिसाइड किया, कैपिटल स्ट्रक्चर में मेरी क्या क्या चीज़ें हैं, इक्विटी है, डेब्ट है, क्या क्या है। और तीसरी बात, फर्म की वैल्यू। तो फर्म की वैल्यू मतलब मार्केट में उसकी शेयर प्राइस। इन्हीं तीनों के बीच में आपको रिलेशन समझना है, ठीक है। किसका किसके साथ रिलेशन है, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, नहीं, इसी के बेसिस पे थ्योरीज हैं। तो रिलेवेंट थ्योरीज को सपोर्ट करने वाले कौन है? एनआई और ट्रेडिशनल अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच ने क्या कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर और फर्म की वैल्यू अफेक्टेड होते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन है। और एनओआई और एमएम अप्रोच ने क्या कहा कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो एमएम तो आपको हमेशा याद रहेगा, एमएम ने आपको डिविडेंड पॉलिसी में भी यही कहा था, इररिलेवेंट है। तो जो लॉजिक उनका आर्बिट्रेजर के साथ वहाँ पे था, सेम लॉजिक उनका यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में भी रहेगा। तो ये 4 थ्योरीज हो गई, ठीक है। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच थ्योरी क्या होता है। तो नेट इनकम अप्रोच को किसने प्रेजेंट किया था? डुरैंड ने प्रेजेंट किया था। तो डुरैंड ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच यूज मोर डेब्ट फाइनेंस टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज द फर्म्स वैल्यू। इनका कहना था कि आप जब अपना पूरा कैपिटल डिसाइड कर रहे हो तो उस पूरे कैपिटल में डेब्ट के प्रपोर्शन को बढ़ा दो, ठीक है। डिवेंचर्स या लोन, इनसे ज़्यादा फंडिंग इकट्ठा करो। अगर 100 करोड़ की आपकी कैपिटल है तो 100 करोड़ में आप 70-80 डेब्ट को रखो और बाकी 20-30 आप इक्विटी को रखो। मतलब डेब्ट के प्रपोर्शन को आप बढ़ाओ। इससे क्या हो जाएगा, इससे ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसके डिक्रीज़ होने से क्या हो जाएगा, फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट ऑब्वियस सी बात है, जब कॉस्ट कम आएगी तो जो आप कमाओगे उसका रेट अपने आप ज़्यादा दिखेगा। कम कॉस्ट आई
और जो भी कमाए तो प्रॉफिट अपने आप ज़्यादा दिखने लगेगा। जब प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा तो फर्म की वैल्यू मार्केट में बढ़ी जाएगी, तो शेयर प्राइसेस इंक्रीज ही कर जाएंगी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये सजेस्ट क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फर्म की वैल्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम अपनी कॉस्ट को डिक्रीज करें। एक सिंपल लॉजिक सोचिएगा, प्रॉफिट को बढ़ाने का क्या तरीका है? प्रॉफिट को बढ़ाने का तरीका तो दो ही है, या अपनी इनकम को बढ़ा लो, सेल्स को बढ़ाओ। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए या तो अपनी सेल्स बढ़ा दीजिए, तब आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी, या अपने एक्सपेंसेस को कम कर लीजिए। यहाँ बात जो हो रही है एक्सपेंसेस को कम करने की बात हो रही है, मतलब कॉस्टिंग को कम करने की बात हो रही है। कॉस्ट कम करोगे तो भी तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो यही वो कह रहे हैं कि अगर आपको, ये क्या कहते हैं, फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको ओवरऑल कॉस्ट को डिक्रीज़ कर लेना चाहिए, दैट इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ये डिक्रीज़ कैसे होगा? जब आप अपने पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट के प्रोपोर्शन को ज़्यादा कर देंगे। देखिए ये सब कुछ क्या है, ये डिसीजन के लिए है। फाइनेंशियल मैनेजर्स को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, है ना। तो उन डिसीजंस में ये बात आती है कि हमें क्या करना है। जैसे फिनांसिंग डिसीजन जब आप लेते हैं तो वहाँ पे आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ले लेते हैं कि हम क्या कैपिटल स्ट्रक्चर रखें अपना। तो ये सब थ्योरीज आपको हेल्प करेंगी डिसाइड करने में कि आपको डेब्ट का प्रोपोर्शन ज़्यादा करना चाहिए, इक्विटी का प्रोपोर्शन करना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये सब थ्योरीज अपनी अपनी बातें कह रही होती हैं और जो आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने के लिए, राइट। और एनआई ने क्या कहा? एनआई ने कहा कि विद द इंक्रीज इन लेवरेज, मतलब लेवरेज इन द सेंस क्या हो गया? डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ाने के लिए। फाइनेंशियल लेवरेज की बात कर रहे हैं। लेवरेज में दो लेवरेज आता है, एक ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज। तो जो फाइनेंशियल लेवरेज होता है वो इंटरेस्ट की वजह से आता है, और इंटरेस्ट किसकी वजह से आएगा? डेब्ट की वजह से आएगा। तो इन्होंने कहा कि इंक्रीज इन लेवरेज मतलब अगर लेवरेज बढ़ेगा मतलब इंटरेस्ट बढ़ेगा, इसका मतलब डेब्ट का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, तो द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा? फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इफ़ देयर इज डिक्रीज इन लेवरेज, अब यहीं पे उल्टा कर दीजिए, अगर लेवरेज डिक्रीज कर देते हैं, डेब्ट के प्रोपोर्शन को कम कर देते हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। जब कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो फर्म की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, राइट। दैट इज नेट इनकम अप्रोच। एग्जांपल के लिए देखते हैं कि अगर इक्विटी और डेब्ट का मिक्स 50-50 रखा गया, 50 इक्विटी 50 डेब्ट, 100 करोड़ की डेब्ट कैपिटल में 50 इक्विटी था 50 डेब्ट था, तो अब क्या हो गया? हम इसको चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 20 और 80 कर देते हैं, मतलब इक्विटी 20 और 80 करोड़ क्या हो गया? आपका डेब्ट हो गया। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा आपकी फर्म की वैल्यू को, और इससे क्या हो जाएगी? आपकी पर वैल्यू शेयर इंक्रीज कर जाएंगे। कैसे इंक्रीज कर जाएंगे इसको समझिएगा, कैसे देखिएगा। वैल्यू जो आपके वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज़ होगी, या पर शेयर वैल्यू जो इंक्रीज़ करा रहे हैं, ये मतलब ईपीएस इंक्रीज़ करा रहे हैं, अर्निंग पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर कैसे आता है? जब प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। अगर आप इक्विटी का प्रोपोर्शन कम रखेंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम आएंगे, तो जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम रहेंगे तो प्रॉफिट में प्रॉफिट मान लीजिए उतनी ही कमाई आपने, पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम हुए तो क्या हो जाएगा? अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, जो हम नॉर्मल मैथ्स करते थे, बचपन में करते थे कि अगर 10 मैंगोज़ हैं और आपको इन्हें 2 लोगों के बीच में बांटना है, तो क्या हो जाएगा? 2 लोगों के बीच में बांटोगे तो हर एक को 5-5 मिलेंगे, है ना। 2 क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, 2 ही हैं, तो जितना भी प्रॉफिट है वो क्या हुआ? 5-5 बढ़ गए, तो एक पर्सन को 5 मैंगोज़ मिल गए, मतलब अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आई, है ना। एक पर्सन को ज़्यादा मिल रहा है। अब वहीं पे 10 मैंगो है और आपके पास 5 लोग आ जाते हैं, ठीक है, 5 पर्सन आ गए, तो अब क्या हो जाएगा? 10 ही मैंगो अभी भी आपके पास है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, तो क्या हो गया? एक पर्सन पे 2-2 मैंगो आए, तो अर्निंग पर शेयर क्या हो गया? कम हो गया, 2 हो गया। वहाँ पे अर्निंग पर शेयर 5 दिख रही थी, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर क्या दिख रही है? 2 दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो बढ़ गए थे। आपको 10 ही मैंगो अब 5 लोगों के बीच में डिवाइड करना था, तो हर एक को 2-2 देना पड़ा। पहले क्या था? आपको 10 मैंगो आपको सिर्फ 2 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हर एक को 5 पड़ जा रहे थे। यही चीज़ें कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आप इक्विटी के प्रोपोर्शन को कम कर देते हैं और डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम हो जाएंगे, मतलब जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था लोगों के बीच में वो कम लोग दिखेंगे। तो जब वो कम लोग दिखेंगे तो अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की अर्निंग क्या आएगी? ज़्यादा दिखेगी। जब अर्निंग ज़्यादा दिख रही है तो मार्केट में लोग उसकी प्राइस ज़्यादा करेंगे कि भाई ये शेयर तो बहुत कमा रहा है, तो बहुत कमा रहा है, तो फर्म की वैल्यू बढ़ गई, शेयर प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए। यही एनआई का कहना था कि आप इक्विटी के प्रोपोर्शन को कम कर दो, डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ा दो, तो आपकी अर्निंग पर शेयर अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। ये चीज़ इनका एनआई का अप्रोच था। तो उन्होंने कुछ एजम्पशंस लिए। एजम्पशंस क्या क्या थे वो भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा इंक्रीज इन डेब्ट विल नॉट अफेक्ट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर हम डेब्ट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज़ कर देंगे तो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस लेवल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या समझिए कि अगर आपके पूरे कैपिटल में
हमने लोन ज़्यादा रखा है और इक्विटी कम रखी है, तो जो इक्विटी होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको ये लगेगा कि सारा तो उधार है, अगर ये नहीं पे कर पाए तो पूरी कंपनी डूब जाएगी, इनकी कैपिटल ही उधार पे है। तो इससे वो क्या हो जाते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ाने से। तो इन्होंने पहले ही क्या अज्यूम किया कि अगर हम डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ाते भी हैं तो उससे इन्वेस्टर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, वो रिस्क फील नहीं करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल एज यूजुअल रहेगा। ये इनकी पहली एजम्पशंस है। दूसरी, दे आर ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, उन्होंने 2 ही सोर्स ऑफ फाइनेंस माना, या तो डेब्ट या तो इक्विटी। और रिटेन्ड अर्निंग जैसा कुछ भी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर जैसा कोई सोर्स ही नहीं है, तो ये इन दोनों को सोर्स ही नहीं माने हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि सभी कंपनीज़ का यूनिफॉर्म डिविडेंड पे आउट रेशो, मतलब हर कंपनी, सिर्फ आपकी कंपनी नहीं, कोई भी कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वो उसका रेशो सेम है। ठीक है, वो 1, इट इज़ 1, मतलब हर कोई एक सिमिलर यूनिफॉर्म रेट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम निल है। उन्होंने क्या कहा कि जो आपकी मार्केट है वो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है। परफेक्ट मार्केट का क्या मतलब हुआ कि कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन सारे इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं कि कोई कंपनी ओवर प्राइस करके मार्केट में सेल कर ले रही है सिक्योरिटीज़ का, कोई अंडर प्राइस करके सिक्योरिटीज़ को सेल कर रही है, नहीं, सबका क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सबको सबके बारे में पता है और सबकी प्राइसेस भी सेम टाइप से लगाई गई हैं। तो ये सारी क्या थी, एनआई की एजम्पशंस थी, राइट। अब हम देखते हैं एनओआई क्या होता है। ये भी डेविड डुरांट के थ्रू ही सजेस्ट किया गया था। ये बिल्कुल एनआई के अपोजिट है। एनआई ने क्या कहा था आपसे, एनआई ने कहा कि भाई रिलेशन है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर और उनका रिलेशन है, डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ा दोगे तो फर्म की वैल्यू बढ़ जाने वाली है। अब एनओआई उल्टा है, इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो इट बिलीव्स दैट वैल्यू ऑफ द फर्म नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द डेब्ट कंपोनेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। इनका कहने का मतलब अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट के कंपोनेंट को बढ़ा दिया तो उसका फर्म की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर विल नॉट लीड टू एनी चेंज इन टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म एंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एज वेल एज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ना तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से कि आपने डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ा दिया या इक्विटी के प्रोपोर्शन को बढ़ा दिया, इसके आपके चेंज करने से आपके फर्म की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आने वाला, आपके शेयर की प्राइस पे कोई चेंज आने वाला नहीं, आपके ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी उस पर भी कोई चेंज आने वाला नहीं। ऐसा किसका माना था, एनओआई का। तो एज पर दिस अप्रोच, मार्केट वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेटिंग इनकम। इनका कहना था कि कैपिटल में आपका डेब्ट है या इक्विटी, इससे आपकी फर्म की वैल्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ती, बल्कि फर्म की वैल्यू किससे इंपैक्ट होगी, आपकी ऑपरेटिंग इनकम, आप कमा कितना रहे हो, आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इससे फर्म की वैल्यू या मार्केट में आपकी शेयर प्राइस इफेक्टेड होती है ना। इससे नहीं कि आपने कैपिटल में क्या लिया है, डेब्ट या इक्विटी। तो इन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से बिजनेस रिस्क पे एसोसिएट है। अगर आपकी कंपनी रिस्की ज़्यादा होगी तो फर्म की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी, कम रिस्की होगी तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इनके हिसाब से कि ये जो फाइनेंशियल लेवरेज का इम्पैक्ट है वो कोई फैक्टर ही नहीं है, मेन फैक्टर है आपका ऑपरेटिंग इनकम और आपका रिस्क, आप क्या कमा रहे हो और आपकी बिज़नेस कितनी रिस्की है। इन्हीं दोनों के बेसिस पे फर्म की वैल्यू इफेक्टेड होती है, ना कि आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इफेक्ट होगी। ऐसा किसका मानना था, एनओआई का मानना था। उनके एजम्पशंस क्या थे, उन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, मार्केट कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म एज अ होल। तो मार्केट जो फर्म की वैल्यू है वो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन से होगी, है ना। उसके अलावा एनओआई ने क्या किया, उन्होंने कुछ फॉर्मूले, मतलब अपने फॉर्मूले के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया। तो उनका फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू व्हाट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जब इंटरेस्ट का इम्पैक्ट आप ले नहीं रहे हो, टैक्स का इंटरेस्ट मतलब डेब्ट का रेशियो, तो अगर डेब्ट इंटरेस्ट से तो फ़ायदा देता है क्योंकि इंटरेस्ट से टैक्स बचता है तो आपके लिए बेनिफिटेड हो जाता है। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देखा होगा कि डेब्ट जो है इंटरेस्ट में बेनिफिट देता है आपको टैक्स से। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हम कह रहे हैं हम जो अर्निंग ले रहे हैं वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ले रहे हैं और डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं और उससे फर्म की वैल्यू आ रही है। तो फिर जब हम इंटरेस्ट का इम्पैक्ट ही नहीं ले रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने डेब्ट से कैपिटल इकट्ठा कर रखी है या आपने इक्विटी से कैपिटल इकट्ठा, आप जिस प्रोजेक्ट में उस कैपिटल को लगाए हो वो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो इनकम ज़्यादा दे रही है तो फर्म की वैल्यू बढ़ने वाली है, ऐसा एनओआई का कहना था। ठीक है, उनका अब बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को किसने सजेस्ट किया, उसको एडवोकेट किया इजिता सोलोमन ने और फ्रेड वेस्टर्न ने किया। ठीक है, अब इस अप्रोच में क्या कहा गया, ये पूरा मिक्सिंग है, किसकी, एनआई और एनओआई की मिक्सिंग है। मिक्सिंग क्या है, इसको कुछ हद तक एनआई के कॉन्सेप्ट से चला गया और कुछ हद तक एनओआई के कॉन्सेप्ट से चला गया। मतलब इन्होंने कहा कि डेब्ट शुड एग्जिस्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। डेब्ट की एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कर सकते कि 100 करोड़ की कैपिटल है तो 100 करोड़ को इक्विटी से फाइनेंस करा लो, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ट्रेडिशनल का मानना था
कि आपके 100 करोड़ में कुछ पोर्शन तो डेप्ट का होना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन ये अप टू स्पेसिफिक पॉइंट होना चाहिए। 100 करोड़ में आप एक पॉइंट डिसाइड करने वाले हो, 60, 40, 50, कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, उस पॉइंट तक डेप्ट होना चाहिए। अगर उस पॉइंट के बियॉन्ड आपने डेप्ट को बढ़ाया, मतलब लेवरेज को इंक्रीज़ किया, तो उससे आपकी फर्म की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाने वाली है, ऐसा उनका मानना था। मतलब अगर 100 करोड़ है और 100 करोड़ में हमने जो स्पेसिफिक पॉइंट माना, मान लो हमने माना कि 45 स्पेसिफिक पॉइंट हमने मान लिया, तो अगर 45 हमने माना कि डेप्ट का प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो अगर 45 से डेप्ट के प्रोपोर्शन को हम बढ़ा देंगे तो इससे क्या हो जाने वाला है, इससे हमारे फर्म की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाने वाली है। इस चीज़ को इन्होंने कैसे समझाया, इसको इन्होंने एक फिक्टिशियस कंपनी के डेटा से समझाने की कोशिश की। आपको 5 केसेस दे दिए। उन्होंने कहा एक केस में ये मानिए कि जो डेप्ट का वेट है वो 10% का है और इक्विटी का 90% का है। अब देखिए, जब इक्विटी होल्डर्स ज़्यादा होंगे तो वो रिस्क तो ज़्यादा ले नहीं रहे हैं, तो रिटर्न भी उसी हिसाब से एज्यूम करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे 90% इक्विटी वेट है और डेप्ट कितना 10% है, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट 10% निकली, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 17% निकली, ठीक है। जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला तो कितना आ गया, 16.3 आ गया। केस 2 में हमने क्या कर दिया, डेप्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ा दिया और इक्विटी के प्रोपोर्शन को कम कर दिया। तो जैसे ही हमने इक्विटी के प्रोपोर्शन को कम किया तो इक्विटी की कॉस्टिंग क्या हो गई, बढ़ गई, है ना, और डेप्ट की कॉस्टिंग भी बढ़ गई, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या कितनी आई, 15.9 आ गई, राइट। अब इसी तरीके से हमारा केस 3 देखिए। केस 3 हम कह सकते हैं कि क्या है, आइडल, इस पॉइंट तक हमारा डेप्ट होना चाहिए। इन्होंने कहा 50 डेप्ट रखो, 50 इक्विटी रखो। अब 50 से ज़्यादा अगर आप डेप्ट बढ़ा दोगे तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगी, फर्म की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। बट अब वैसे कॉस्ट ज़्यादा होने का मतलब प्रॉफिट का कम होना, प्रॉफिट का कम होना मतलब फर्म की वैल्यू को डिक्रीज़ होना। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने आइडल कह दिया, अगर आपने डेप्ट को 50 रखा, इक्विटी को 50 रखा, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट 12 आया और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी नॉर्मल आई, दोनों को अगर एक्मुलेट करके टोटल कॉस्ट निकाली तो 15.5 आया, है ना। इसका मतलब ये ऑप्टिमम है, आइडल है ना, इसकी मिनिमम कॉस्ट आ रही है आपसे। अब केस 4 में हमने क्या कर दिया, डेप्ट के पोर्शन को और बढ़ा दिया, है ना। तो यही चीज़ आपसे क्या कही है, ट्रेडिशनल ने क्या कहा केस 3 कि भाई एक ऑप्टिमम लेवल तक डेप्ट होना चाहिए, उस पॉइंट से अगर आप डेप्ट को इंक्रीज़ कर देंगे तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। आप यहाँ पे केस 4, केस 5 देख लीजिए। केस 5 देखिए, हमने बिल्कुल उल्टा कर दिया, इक्विटी 10 कर दी, डेप्ट 9 कर दी, और जैसे हमने इक्विटी कम कर दिया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि अब रिस्क ज़्यादा हो गया। रिस्क ज़्यादा हो गया तो उनसे रिटर्न जो एक्सपेक्ट करने वाले इक्विटी होल्डर वो ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। जब ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे तो उनकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इक्विटी के प्रोपोर्शन को कम करते ही आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी और उधर डेप्ट आपका बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो ज़्यादा आएगी। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच का मानना था, राइट। इनके एजम्पशंस क्या कहते हैं, तो उनका कहना था कि 2 ही सोर्स होंगे, डेप्ट और शेयर्स होंगे, मतलब इक्विटी शेयर्स होंगे। इंटरेस्ट रेट जो डेप्ट पे होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक सर्टेन पीरियड तक, और उसके बाद जो होगा वो इंक्रीज़ होगा, मतलब एक टाइम पीरियड तक वो कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद वो इंक्रीज़ होना शुरू होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो एक्सपेक्टेड रेट है, रेट ऑफ रिटर्न मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है और धीरे धीरे इंक्रीज़ करना शुरू करेगा, ऐसा उनका मानना था। जो EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो ग्रो करने के चांसेस में, मतलब वो जो कांस्टेंट आपने सोचा वही है, वो ऐसा नहीं कि 5% 10% हमेशा इंक्रीज़ करेगी। और इनका एजम्पशन क्या था, जो बिजनेस का रिस्क है वो भी कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट रिस्की हो जाएगा, बिजनेस आपका रिस्की हो जाएगा। जो रिस्क लेवल होगा वो भी हमेशा हम कांस्टेंट मानेंगे, एक जैसा ही मानेंगे, और फर्म की लाइफ हम परपेचुअल मानेंगे। इन्वेस्टर्स कैसा बिहेव करेंगे, बिल्कुल रेशनल बिहेव करेंगे, सोच समझ के काम करने वाले लोग होंगे, ऐसा उनका मानना था। अब MM अप्रोच क्या है, बिल्कुल डिविडेंड थ्योरी की तरह इनका अप्रोच है। डिविडेंड थ्योरी अगर आपने रीड आउट की और वहाँ पे आपने MM का अप्रोच देखा, आर्बिट्रेजर के साथ सेम थ्योरी इनका है। MM ने क्या कहा कि जो आप फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, उसका आपके फर्म की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला अंडर अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। MM हमेशा परफेक्ट कैपिटल मार्केट को ही बेस बनाते हैं। तो इनका कहना है कि आपका जो डिसीजन है कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग और उसका फर्म की वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि MM मेंटेन्स दैट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट चेंज विद द चेंज इन डेप्ट वेटेज, इक्विटी मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। उन्होंने कहा आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी या डेप्ट के वेट को बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। तो ऐसे क्यों उन्होंने कहा, इन्होंने कहा है बिल्कुल आर्बिट्रेजर। इन्होंने कहा कि अगर आप डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और अगर आप इक्विटी के प्रोपोर्शन को बढ़ा देंगे तो डेट का रेट कम हो जाएगा और इक्विटी का बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब इनका क्या हो गया कि इनका है कि दोनों आर्बिट्रेज कर रहे हैं, एक दूसरे को चीज़ों को खींचते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आर्बिट्रेज का पूरा प्रोसेस क्लियर नहीं कर सकती, बट हम न्यूमेरिकल भी आर्बिट्रेज का पूरा प्रोसेस क्लियर करते हैं कि आर्बिट्रेजर काम क्या करता है। आर्बिट्रेजर का काम यही होता है कि अगर किसी शेयर की प्राइस कम है तो वो क्या करेगा, उसको खरीदना शुरू कर देगा। खरीदना शुरू करने का क्या मतलब हो गया, उसकी डिमांड बढ़ गई,
और अगर किसी की प्राइस ज़्यादा है, ओवर प्राइस है, तो उसको सेल करना शुरू कर देगा। अब एक चीज़ की आप कंटिन्यूस डिमांड बढ़ा रहे हो, खरीद रहे हो, बार बार खरीदोगे क्योंकि वो अंडर प्राइस है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ज़्यादा डिमांड की वजह से उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो ओवर प्राइस है जिसको आप बार बार सेल कर रहे हो, तो आप बार बार सेल करोगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वो नॉर्मल प्राइस पे आ जाएगी, क्योंकि बार बार मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस अपने आप डाउन हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आर्बिट्रेजर क्या कर देंगे, एक ऐसा पॉइंट आता है जब दोनों को इक्वल कर देते हैं, ऑप्टिमम कर देते हैं। क्लैरिटी है, तो वो इक्वल कर दे। तो आर्बिट्रेजर ही यहाँ पे काम करने वाले होते हैं कि आप डेप्ट को बढ़ाओगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, इक्विटी को करोगे तो उनकी अपनी रिस्क और उनकी चीज़ें चलती हैं। तो अगर आप डेप्ट और इक्विटी को इस तरह से खींचेंगे तो अल्टीमेटली बात बीच में ही रह जाएगी और कोई इंपैक्ट आपकी फर्म की वैल्यू पे नहीं पड़ने वाली है। इनके एजम्पशन क्या आते हैं, परफेक्ट कैपिटल मार्केट और रिटेन अर्निंग जैसी कोई चीज़ होगी ही नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इन्वेस्टर्स कैसे एक्ट करेंगे, रेशनली, क्योंकि परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगा। और डिविडेंड पे आउट रेशियो इनका बिल्कुल भी 100% रहेगा, सबके सब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सेम लेवल ऑफ बिजनेस रिस्क रहेगा, सभी बिजनेस में जो बिजनेस का रिस्क है वो एकदम कांस्टेंट रहेगा या सेम लेवल का रहेगा। तो ऐसा क्या है, एमएम का मानना था, राइट। तो ये चीज़ें हो गई एमएम का। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।